रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करता हूँ केमिस्ट्री की क्लास के अंदर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बाकायदगी से ये लेक्चर्स ले रहे होंगे। बेटा, लास्ट टाइम तक हमने चैप्टर नंबर 5 जो स्टार्ट किया हुआ था उसके अंदर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी थी। उससे पहले हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट को देखा था। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। एक पॉइंट आपको बता दूँ कि उसके अंदर उन्होंने एनर्जी की वैल्यू को आगे चेंज किया है, तो उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है वो ऐड कर लें कि वो हाइड्रोजन के एक एटम की एनर्जी हमने लिखी थी जो माइनस के अंदर वैल्यू आई थी, -2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ जो भी वैल्यू थी। हाँ, अब अगर आप किसी एक मोल एटम की लेना चाहते हैं तो एक मोल एटम की लेना चाहते हैं और दूसरा वो जॉल के अंदर थी। एनर्जी किसके अंदर थी? जॉल के अंदर। अब अगर इसी को आप किलो जॉल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि एक किलो जॉल के अंदर 1000 जॉल होते हैं, तो जॉल से जब किलो जॉल में जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। इसी तरह डिवाइड बाई 1000 भी करना है और वो एक एटम के लिए थी। और अब अगर आप एक मोल एटम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोज नंबर, क्योंकि आपको पता है कि एवोगैड्रोज नंबर भी मौजूद होते हैं एक मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो ये आपके पास क्या है जी? एवोगैड्रोज नंबर है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 1000 से करेंगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो -13.1 समथिंग आएगा किलो जॉल के अंदर। तो वो आपके पास एक मोल का फार्मूला होगा कि एक मोल हाइड्रोजन एटम हो तो उनके पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है। बाकी फार्मूला आपके सामने था। नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट करते जाएं। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एक ही होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो Z/n² के लिए हम Z को 1 ले लेते हैं, n² की वैल्यू आप पुट करते जाएँ और वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आप 4 से 5 ऑर्बिट्स की एनर्जी मालूम कर सकते हैं और करेंगे। और फिर उसके बाद इन्फिनिटी से मुराद होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से आज़ाद हो जाता है, शेल से बाहर चला जाता है, तो उस वक्त उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो वो आपने ज़रूर निकालनी है कि जहाँ पे n आप 1 2 3 पुट कर रहे थे उस जगह पे आपने अब इन्फिनिटी पुट करना है। इन्फिनिटी का मतलब है कि आप कोई शेल नंबर नहीं है बल्कि ये आज़ाद हो चुका है। तो इन्फिनिटी जब डिवीजन में आती है तो आंसर ओवरऑल को 0 कर देती है। तो जब आप आंसर करेंगे तो आपके पास आंसर प्लस के अंदर आएगा। तो इट्स मीन दैट कि ये एनर्जी इतनी प्लस के अंदर चली जाती है 13.13। तो ये आप बुक में सारी डेरिवेशन दी गई है, उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ से देख लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको वो कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूँगा। बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो वो टॉपिक है हमारे पास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बात एक दफ़ा पहले भी हुई थी कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर कि एटम को लाइन स्पेक्ट्रम देना चाहिए, उस मॉडल के मुताबिक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन देता वो लाइन स्पेक्ट्रम है। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आज वही हमारा टॉपिक है कि ये स्पेक्ट्रम बेसिकली है क्या। तो ये मैंने एक स्केच बनाया है स्पेक्ट्रम, उसके बाद उसकी 2 एग्जांपल्स हैं, वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम की टाइप्स हैं, जनरल टाइप्स। एक को आप कहते हैं जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक है लाइन स्पेक्ट्रम। इसको हम अलग अलग देखेंगे क्या है। फिर उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 2 सब ब्रांचेस के अंदर। तो ये आपके पास एक है एटॉमिक या लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एटॉमिक या लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आइए हम सबसे पहले स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है spectrum is dispersion of light, dispersion of white light into its component is called spectrum। बेटा, आपके पास स्पेक्ट्रम डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, कि जब कंपोनेंट्स के अंदर तकसीम हो जाती हैं वाइट लाइट,
उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और वो जो आपके पास एक पेपर के ऊपर जो ये सारा शो हो रहे होते हैं, कंपोनेंट्स शो हो रहे होते हैं, उन कंपोनेंट्स को आप कहते हो कि ये स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम है। क्या है जी? लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो मैंने इसकी कहा एग्जाम्पल है, पहली एग्जाम्पल हमने कहा वाइट लाइट स्पेक्ट्रम। आइए वाइट लाइट स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं कि ये वाइट लाइट स्पेक्ट्रम क्या है। बेटा वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, जब आपके पास कोई लाइट आ रही है किसी सोर्स से, ये सोर्स है और लाइट आपके पास आ रही है, आप इसके रास्ते में प्रिज्म रख देते हैं। क्या रख देते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म आपने देखा होगा फिजिक्स लैब में अक्सर मौजूद होता है और उसकी शक्ल कुछ यूँ होती है। इसको जब भी सूरज की रोशनी के सामने रखेंगे, इस शक्ल के अंदर की रोशनी क्रॉस कर रही हो, तो ये जब रोशनी इसमें से क्रॉस करती है तो आगे कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। 7 कंपोनेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ। तो ये आपके पास कलर हैं, 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है। और 7 कलर कौन कौन से हैं ज़रा देखिएगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये बेटा आपके पास वाइट लाइट स्पेक्ट्रम है या लाइट स्पेक्ट्रम है। लाइट क्या करती है, मैंने आपको बताया कि लाइट जब प्रिज्म में से गुजरती है, वाइट लाइट चाहे आप सूरज से ले लें, चाहे आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें से देखें, वो लाइट जब आप इस प्रिज्म में से गुजारते हैं तो अपने आप को वो 7 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेती है। तो ये 7 कंपोनेंट्स ये हैं इसके, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो इसको रॉय जी बीवी याद रखने के लिए, इसको रॉय जी बीवी। तो ये हमारे पास जो हमने ये तरतीब लिखी है, कोई खुद से नहीं बनाई, बल्कि ये इनकी तरतीब डाउनवर्ड इनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। वेवलेंथ इनकी नैनोमीटर के अंदर होती है और ये डिक्रीज हो रही है। ऊपर जाएंगे, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ऑरेंज की कम, येलो की फिर उससे कम, ग्रीन की उससे कम, ब्लू की फिर उससे कम, इंडिगो की कम, और आखिर में सबसे कम किसकी है जी? वायलेट कलर की। किसकी है जी? वायलेट कलर की। तो ये आपके पास क्या बन गया है, इसको हम कहते हैं लाइट स्पेक्ट्रम। क्या है जी? लाइट स्पेक्ट्रम। तो आपको इसका प्रोसेस भी समझ आ गया। वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म में से गुजारते हो तो वो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये आपके पास लाइट स्पेक्ट्रम आ गया है। अब हमने दूसरा, इसकी जो दूसरी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली 7 मुख्तलिफ पोर्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। क्या है जी? स्पेक्ट्रम बेसिकली 7 मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर 2 हिस्से होते हैं, मेन 2 हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन और इनविजिबल रीजन। ये बेसिक सी चीज़ है बेटा, ये आपको समझ आ जानी चाहिए, बड़ी क्लासेस में भी ये डिस्कस होती है। इनविजिबल रीजन कौन कौन से 2 रीजन हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स अप्लाई होती हैं इसमें, दोनों किस्म की रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रिकली भी और मैग्नेटिक रेडिएशंस भी हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती हैं। अब इसके 2 हिस्से हैं, कौन कौन से? विजिबल और इनविजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन के अंदर क्या आता है ज़रा देखते हैं हम। ये आपके पास ओवरऑल स्पेक्ट्रम है। मैं आपको एक स्पेक्ट्रम का आइडिया दे देता हूँ, इस आइडिया को आपने अपने जहन के अंदर रखना है। बेटा वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक जो होती है ना, अब ये वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ कम है, 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ये बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये 400 से 800 तक जो है, इसको आप बोलते हैं विजिबल रीजन। क्या है जी? विजिबल रीजन। ठीक है जी, मैं आर लिख रहा हूँ, विजिबल रीजन। और इसके बाद 800 नैनोमीटर के बाद भी इनविजिबल रीजन है और 400 से पहले भी इनविजिबल रीजन है। समझ आ रही है बात को आपकी कि विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक है? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। और एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो विजिबल रीजन है 400 से 800 तक, इसके अंदर क्या है?
इसके अंदर ये सारे हैं कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये विजिबल रीजन के अंदर आते हैं। अगर मैं लिखूं सबसे कम वेवलेंथ किसकी है जी, वायलेट की। वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, और फिर येलो, ऑरेंज और ये रेड। तो बेटा यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि 800 नैनोमीटर किसकी है, रेड कलर की, और वायलेट की कितनी है, 400 नैनोमीटर। कितनी है जी, 400 नैनोमीटर। अब आगे जाएं, जब हम विजिबल रीजन से लेफ्ट पे जाएं, मतलब कम वेवलेंथ की तरफ, तो ये आखिर में क्या है, वायलेट है ना। अब इससे कम की तरफ अल्ट्रा वायलेट, सबसे पहला जो होगा उसको हम यूवी रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, यूवी, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब ये इनविजिबल है, क्या है, इनविजिबल। इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। और आपको पता है जिसकी वेवलेंथ कम हो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए यूवी रीजन है, फिर उसके बाद एक्स रेज हैं, एक्स रेज, और फिर उसके बाद गैमा रेज है। मतलब ये एक्स रेज, गैमा रेज और यूवी ये हाईली एनर्जेटिक रेज हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है, कहते हैं ना एक्सरे को बार बार नहीं करवाना चाहिए, नुकसान देता है। तो हाईली एनर्जेटिक रेज हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन है, गैमा रेज, फिर क्या है, एक्स रेज, फिर यूवी, फिर वायलेट कलर है, और ये सारे। फिर इसी तरह जब रेड से आप अबव जाते हैं, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप कहते हैं इंफ्रा रेड। रेड के बाद जो आती है उसको बोलते हैं इंफ्रा रेड, आई आर, आई आर, क्या कहते हैं, इंफ्रा रेड या आई आर रीजन। तो इंफ्रा रेड की वेवलेंथ लाजमी बात है रेड से ज़्यादा होगी। उसके बाद इंफ्रा रेड के बाद आपके बाद माइक्रोवेव हैं, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स, और फिर रेडियो वेव्स। कौन सी हैं जी, रेडियो वेव्स। बेटा माइक्रोवेव्स जो आपके ओवन के अंदर यूज़ होती हैं, कहते हैं माइक्रोवेव ओवन, कि हमारे घरों में माइक्रोवेव ओवन पाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो रेडिएशन होती हैं वो ज़्यादा वेवलेंथ वाली होती है, बड़ी वेवलेंथ वाली होती है, एनर्जी कम, वेवलेंथ ज़्यादा। तो ये आपके पास आईआर के बाद आती हैं माइक्रोवेव, और फिर आखिर में कौन सी हैं, रेडियो वेव्स। रेडियो जो आप सुनते हैं वो रेडियो की वेव्स होती हैं, उनकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बेस है जो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अंदर रीजन देख लें आप, 7 रीजन है, 1 2 3 और ये विजिबल 4 5 6 7, 7 रीजन है। ठीक है, 7 रीजन में दरमियान में क्या है, विजिबल रीजन है जिसके अंदर सारे कलर्स आ जाते हैं, 7 कलर हैं। फिर उसके बाद अगर अबव जाएँ रेड से तो हमारे पास ये क्या होता है, इंफ्रारेड, और अगर बिलो आएँ वायलेट कलर से तो हमारे पास कौन सा है जी, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुका होगा। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने स्पेक्ट्रम को ज़रा समझा है और उसको डिस्कस किया है। फिर आगे चलते हैं जब स्पेक्ट्रम की टाइप्स की जानिब, तो हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स हैं, एक को कहते हैं कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो पहले हम देखेंगे कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है। कॉन्टीन्यूअस नाम से क्या लग रहा है जी, कॉन्टीन्यूअस जारी है, जो ख़त्म नहीं होता, लगातार। इसकी बेटा डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम इन विच रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ मुख्तलिफ जो रेज होती हैं वेवलेंथ की, वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ होती हैं, डिफ्यूज़ विद ईच अदर, हर एक के साथ डिफ्यूज़ होती हैं, और नो डेफिनाइट, कोई मखसूस बाउंड्री नहीं होती, कोई मखसूस बाउंड्री नहीं होती। तो ये बाउंड्री नहीं होती मखसूस, और ये क्या कहते हैं इसको जी, मखसूस बाउंड्री नहीं होती, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ होते हैं, मिक्स होते हैं। मतलब एक ख़त्म है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अभी तो मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूं तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं फ़ौरन अगर आपको कोई इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपके जहन में डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, एग्जांपल जैसे ही आपको बताऊंगा आपके जहन के अंदर फ़ौरन आ जाएगा। बेटा इसकी जो एग्जांपल है वो है रेनबो, कौसे कुज़ा। रेनबो को अगर आप देखें
तो उसके अंदर 7 कलर होते हैं, लेकिन एक कलर ख़त्म हो रहा होता है, दूसरा उसके साथ मिक्स होकर ही शुरू हो जाता है कंटिन्यूअसली। कोई उसके अंदर आप लाइन नहीं कर सकते कि जहाँ तक ब्लू है और जहाँ तक येलो है, जहाँ तक ग्रीन, नहीं, एक ख़त्म है दूसरा उसके साथ मिक्स होता होता शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं जी? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती, और दूसरी बात क्या है कि डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, और एक दूसरे के साथ ये डिफ्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं जी? डिफ्यूज़ होते हैं। तो इसकी जो सोर्सेज हैं, ओरिजिन है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिन ओरिजिन का मतलब है जहाँ से ये निकलता है। बेटा इसका ओरिजिन मैक्सिमम ये सन होता है, सन, सूरज, क्योंकि सूरज से मैक्सिमम लाइट आ रही होती है। जो हमने कौसे-कुज़ा देखी है, रेनबो, उसमें से जो रोशनी पीछे से आ रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है? सूरज से आ रही होती है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन सन है, या फिर इलेक्ट्रिक लाइट। इलेक्ट्रिक लाइट से मुराद है कि कोई ऐसा इनकेंडिसेंट जहाँ से इमिशन पैदा हो रही हो, और वहाँ से अगर उसको हम देखते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, जो स्पेक्ट्रम बनता है, वो भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। और इसकी जो एक और प्रॉपर्टी है वो भी आप देख लें, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये एमसीक्यूज है। मैटर इन बल्क, बल्क का मतलब होता है ज़्यादा मिकदार के अंदर, कसीर मिकदार के अंदर, कि ये मैटर, मिसाल के तौर पर सूरज से जब आने वाली शुआएँ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करती हैं, तो उससे क्या मुराद है? सूरज बेसिकली एक बल्क अमाउंट के अंदर मौजूद मैटर है। बल्क का मतलब है तो ज़्यादा मिकदार के अंदर, तो वहाँ से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो क्या बना रही हैं? हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना रही हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे को देखेंगे, जब लाइन स्पेक्ट्रम को, तो आपको डिफरेंस वाजे हो जाएगा। लाइन स्पेक्ट्रम, इसके अंदर क्या था जी? कलर एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज थे कंटिन्यूअस में। लेकिन जब लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं द स्पेक्ट्रम इन विच डार्क और ब्राइट लाइन्स आर सेपरेटेड बाय ब्राइट और डार्क बैंड्स। इसके अंदर डार्क या ब्राइट लाइंस होती हैं, आपको बिल्कुल बारीक सी लाइंस नज़र आएंगी जो सेपरेट होंगी ब्राइट बैंड के साथ। ब्राइट बैंड से मुराद ये है कि उसका बैकग्राउंड ब्राइट होगा या फिर डार्क बैकग्राउंड होगा। ठीक है, हाँ, अगर ब्राइट लाइंस हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या होगा? डार्क होगा। और अगर आपके पास ब्राइट लाइंस हैं, डार्क बैकग्राउंड, डार्क लाइन है तो ब्राइट बैंड होगा या बैकग्राउंड होगा, तो वो उस तरह सेपरेट होंगी। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको सामने इसकी शक्ल बना के दिखाऊं तो ये आप देखें, ये वाइट बोर्ड को आप समझ लें, ये क्या है? ब्राइट बैंड है इसका, और इसके अंदर जो लाइंस हैं वो ये आपको नज़र आ रही हैं इस तरह का। ये एक इंडिफिनिट लाइंस होती हैं, और इनके दरमियान जो फासला होता है वो भी एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी लाइंस होंगी, ये भी एलिमेंट बताएगा। और दूसरी बात क्या, इनके दरमियान फासला कितना होगा, ये भी क्या बताएगा? एलिमेंट बताएगा कि कौन सा एलिमेंट का आप लाइन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। बेटा इसका एक और जो नाम है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी है। कौन सा है जी? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये मैंने कहा था प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन बल्क, ये प्रॉपर्टी ऑफ एटम है, प्रॉपर्टी ऑफ एटम है, प्रॉपर्टी ऑफ एटम। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इनमें से कंटिन्यूअस क्या है? एटम की प्रॉपर्टी नहीं है कि मैटर की बल्क अमाउंट के अंदर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है। जो एटम है वो कौन सा स्पेक्ट्रम देता है? आपके पास स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा है? लाइन। इसमें डार्क या ब्राइट लाइंस होती हैं जो सेपरेट होती हैं किससे? डार्क या ब्राइट बैंड्स के साथ। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, वो कहते हैं जी सोडियम एटम जो है ना, उसको अगर आप हीट करते हैं तो वो जो स्पेक्ट्रम देता है आफ्टर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर अगर आप उसके रेडिएशंस को देखते हैं तो सोडियम की 2 लाइंस आती हैं, 2 येलो लाइंस आती हैं। इसी तरह वो कहते हैं अगर हाइड्रोजन एटम को देखें तो हाइड्रोजन एटम की मैनी या नंबर ऑफ लाइंस
नंबर ऑफ कलर लाइन्स, नंबर ऑफ कलर लाइन जो मुख्तलिफ फासलों के साथ सेपरेट होती हैं। तो ये आपके पास हाइड्रोजन का है स्पेक्ट्रम, और सोडियम का भी क्या, 2 येलो लाइंस हैं और मुख्तलिफ एटम के साथ सेपरेटेड होती हैं। तो ये हमने बेसिक क्या पढ़ लिया है, लाइन स्पेक्ट्रम का बेस देख लिया। फिर उसके बाद ये पैदा कैसे होती हैं। बेटा कोई आपके पास एटम है, ये गैसीय शक्ल के अंदर है या सॉलिड शक्ल के अंदर है, आप उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट होने के बाद जो उसमें से रेडिएशन निकलती हैं, वो हीट होने के बाद, या फिर आप उसको इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तब भी वो क्या होता है, एनर्जाइज होता है और अपने अंदर से रेडिएशन खारिज करता है एटम। तो वो जो रेडिएशन खारिज होती हैं उसको आप किसी डिटेक्टर से गुजारते हो। क्या, किससे गुजारते हो, डिटेक्टर से। वो डिटेक्टर आपको आखिर में स्पेक्ट्रम बना देता है। उस स्पेक्ट्रम को देख के आप बता सकते हो कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है या फिर वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो हमने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, तो उसका जो प्रोसेस है पैदा होने का वो ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा। फिर उसके बाद अगर हम इसके अंदर कुछ और देखें, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गई है। तो इसकी मज़ीद टाइप्स हैं, उन टाइप्स को देख लेते हैं हम। बेटे ये साथ साथ आप नोट करेंगे तो आसानी रहेगी। नेक्स्ट जो 2 टाइप्स हमने पढ़नी है वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम की 2 मज़ीद टाइप्स हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, पहली जो टाइप है उसको कहते हैं जी लाइन या एटॉमिक, लाइन या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और दूसरी जो टाइप है वो है लाइन या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। इनके नाम से ही जाहिर है। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम लाइन या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। उसको अगर आप देखते हैं तो आपके पास फॉर्म बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फॉर्म बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस, डार्क लाइंस और ब्राइट बैंड होते हैं बाय सब्सटेंस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, किसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बाय सब्सटेंस। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है डार्क लाइंस एंड डार्क लाइंस, ये आपको याद रखनी है, डार्क लाइंस और ब्राइट बैंड्स, ब्राइट बैंड्स। इसको समझते हैं जी। फाउंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट आ रही है, आप किसी सोर्स से लाइट देते हो इसको, तो वो लाइट की कुछ रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, ये सब्सटेंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट बाहर गुजरती है, जो एब्जॉर्ब हो गई हैं वो तो नहीं बाहर आएंगी, शो होंगी, जो रेडिएशन बाकी बचती हैं वो जो आपके पास स्पेक्ट्रम देती हैं, उस स्पेक्ट्रम को आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हो। और उसकी निशानी जो आखिर में जो स्पेक्ट्रम बनता है, डार्क लाइंस होती हैं और ब्राइट बैकग्राउंड या ब्राइट बैंड होते हैं। तो इसकी जो शक्ल बनाई गई है बुक के अंदर, वो मैं आपको बना के दे देता हूँ। ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है जी, सोर्स ऑफ लाइट है। आप यहाँ से लाइट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं और आपके पास जो एटम है जिसका आपको स्टडी करनी है वो यहाँ पे मौजूद है। अब इसके अंदर क्या होती है, कुछ रेडिएशन इसके अंदर से पास कर जाती हैं और कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे एक सिस्टम है कि जो कलर एब्जॉर्ब होता है वही जो रिफ्लेक्ट होता है वो नज़र आता है, एब्जॉर्ब होने वाला नज़र नहीं आता। ब्लैक इसीलिए ब्लैक नज़र आता है कि सारे के सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे के सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे भी एटम कुछ इस तरह के हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद आगे जब ये पास करती हैं रेडिएशन, तो आगे आपके पास डिटेक्टर मौजूद है। क्या मौजूद है जी, डिटेक्टर। ये डिटेक्टर आपके पास आखिर में स्पेक्ट्रम बना देता है और वो स्पेक्ट्रम कुछ यूँ है जो अभी मैंने बनाया है कि
ब्राइट बैंड है और डार्क लाइन है, ब्राइट बैंड और डार्क लाइन, ये देखें। तो ये आपके पास क्या है, लाइन या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होगा, पहले लाइट है, फिर आपके पास सब्सटेंस पड़ी है, ये एब्जॉर्ब कर रही है, फिर वहाँ पे डिटेक्टर है और लास्ट में आपके पास स्पेक्ट्रम है। इसी तरह लाइन या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। formed by emission of a atom, emission of radiations by substance, या वो एटम जो भी है, ठीक है जी। ये जो एमिशन करता है खुद से एमिशन करता है, आप उसको एनर्जी देते हो, एनर्जी लाइट की फॉर्म में नहीं, वैसे हीट एनर्जी, तो वो इमिट करता है, एमिशन करता है खुद से। जब एमिशन करेगा उसके रास्ते में आप डिटेक्टर रखते हो तो आपको ये दे देगा, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ब्राइट लाइंस और डार्क बैंड होंगे, डार्क बैंड होंगे। तो इसकी जो अगर मैं एग्जांपल या डायग्राम आपको बना के दूं तो वो आसान सी है और थोड़ी सी है, लास्ट में रह गई है, वो आप देख लें कि ये आपके पास सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस खुद क्या करेगी, इमिशन करेगी। क्या करेगी, इमिशन, और आपने इसके आगे डिटेक्टर रख देना है। क्या रखना है, ये डिटेक्टर है, यहाँ से इमिशन जो जा रही हैं ये सब्सटेंस की इमिशन है, कोई और नहीं है। वो जब डिटेक्टर डिटेक्ट करता है तो लास्ट के अंदर आपके पास जो बनता है, मैं यहाँ पे इसको नीचे अगर बना दूँ तो आसानी ज़्यादा होगी, कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है कि उसके अंदर मैक्सिमम डार्क होता है बैकग्राउंड, और लाइट क्या होती हैं आपके पास, लाइंस होती हैं, ब्राइट लाइंस जिनको आप कहते हो। तो ये आप देख लें, मैंने कोशिश की बनाने की कि आपके पास ये ब्राइट लाइंस हैं और डार्क क्या है, बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे हमारे पास डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट लाइंस है। तो ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। क्या है जी, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये दो किस्म के स्पेक्ट्रम थे जो लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप्स के अंदर आते थे। तो इनको आपने मैक्सिमम चीज़ें तो याद रखने की हैं, बाकी आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं। तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, कुछ ऐसे होते हैं खुद से एमिशन खारिज करते हैं, जिस तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए, इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम देंगे। और कुछ जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, खुद हमें लाइट डालनी पड़ती है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये ओवरऑल आपके पास स्पेक्ट्रम था, इसकी टाइप्स थी, इसको हमने डिटेल से समझा भी और पढ़ा भी, एग्जाम्पल्स भी याद रखी। तो ये बेसिक्स एग्जाम्पल इसकी MCQs के अंदर आती हैं कि ये किस चीज़ की फॉर्म है या इस स्पेक्ट्रम की कौन सी टाइप है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारा समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मज़ीद हमसे वॉइस रिकॉर्ड के ज़रिए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए भी आप रेडी होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर कल इंशाल्लाह। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।